पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तो पहले हम एनवायरमेंटल लॉ का जो क्रैश कोर्स असाइनमेंट है उससे ले लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो या आपको कुछ पूछना हो इसके अंदर? सर समझ में तो आ गया है सारा। अच्छा, समझने में दिक्कत नहीं है इतनी। मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका डाउट है नहीं? नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं है, प्रिंस आएगा से पूछ लेंगे अभी। तो अभी फिर मैं एक काम करता हूँ, इस वाले स्क्रीन को हटा के प्रीवियस ईयर का पेपर लगाता हूँ और प्रीवियस ईयर के पेपर से शुरू करते हैं। ठीक है सर। तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 से शुरू करेंगे। ये हमारा 2024 का पेपर है, ठीक है। इसमें देखो, अब की बार मैंने ये सोचा था कि हम थोड़ी सी एग्ज़ाम लिखने की स्ट्रेटजी को भी चेंज करेंगे। जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ कि आप सेक्शन सी से शुरू करेंगे, फिर सेक्शन बी को करेंगे, फिर हम सेक्शन जाएंगे ए में। लेकिन हो रहा क्या, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो सेक्शन ए हम लास्ट में लिखते थे ना, तो कई बार एग्ज़ाम इतना लेंथी होता है कि हमें लास्ट के 10 या 15 मिनट में, 10 मिनट या 15 मिनट में पूरा सेक्शन ए लिखना होता है। तो हम बहुत जल्दबाजी में लिख देते हैं सेक्शन ए को, तो मार्क्स हमारे क्या होता है, 20 में से सिर्फ 6-7 ही रह जाते हैं। मतलब ये समझ लो मोटा मोटा हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है और किसी किसी क्वेश्चन में 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो उससे हमारा 7-8 का ही एवरेज स्कोर बन रहा था, मैक्सिमम 9 का, किसी का भी 10 से ऊपर नहीं जा रहा था जो हमने पेपर देखे हैं बच्चों के उस हिसाब से। तो हमने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चेंज हमने क्या सोचा है कि इस बार अगर हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सेक्शन सी अटैम्प्ट करेंगे, जैसे करते हैं 20-20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है सेक्शन बी और सेक्शन ए का। अब ये दोनों ही सेक्शन जो है 20-20 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स का ही सेक्शन ए, 20 मार्क्स का ही सेक्शन बी भी है आपका। तो दोनों ही सेक्शन 20-20 मार्क्स के हैं, बराबर वेटेज है। तो हम पहले सेक्शन ए कर लेंगे बी से पहले, ताकि हम जल्दबाजी में भी अगर लिखें तो हमारा अच्छा, मतलब जल्दबाजी में लिखें तो सेक्शन बी में लिखें, क्योंकि वहाँ पे 2-2.5 पेज जब हम लिखेंगे तो हमारा 1-1.5 पेज भी ठीक हो गया, तो मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो सेक्शन ए के लिए हम तैयारी कैसे करेंगे? सेक्शन ए के लिए हम तैयारी ऐसे करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है 24, 2023 और 2022, ये तीनों साल में जो हमारे क्वेश्चन आए हैं सेक्शन ए के, उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम तैयार कर लेंगे अपने मन में लिख कर, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। और ये सब आंसर आपको गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे, कुछ आंसर आपको असाइनमेंट में ही मिल जाएंगे, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको होगी नहीं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम पेपर को देख रहे हैं, ये 2024 का पेपर है। इसमें जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है वो है ओजोन लेयर डेप्लीशन इज कॉजिंग द डैमेजेस टू द एनवायरनमेंट। ओजोन परत क्षरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, क्षरण होता जा रहा है, उसका डिप्लेशन होती जा रही है, उसकी उसमें होल भी हो रहा है और उसकी जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका डायरेक्ट नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, 2 चीज़ें बतानी होंगी इस क्वेश्चन के आंसर में। एक, कॉज, किस रीज़न से क्षरण हो रहा है इसका, यानी कि डिप्लेशन होने के रीज़न क्या है। दूसरा, आपको ये बताना होगा कि हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओजोन लेयर के बेनिफिट भी आप दूसरे में बता सकते हो, या इसके प्रोटेक्शन के क्या उपाय हो सकते हैं, किन चीज़ों को हमें बैन करना चाहिए, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे बता देंगे। तो इसका आंसर बढ़िया हो जाएगा। हम आंसर लिखना कितना बड़ा है, तो सेक्शन ए हमारा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, हमारा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो हम ज़्यादा आंसर ना लिखते हुए सिर्फ 1 पेज का आंसर लिखेंगे। जब हम 1 पेज का आंसर लिखेंगे, या तो हम 2 पैराग्राफ में आंसर लिख लें, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, या फिर हम क्या करें, इसके पॉइंट बनाएं आंसर के और कम से कम 10-12 पॉइंट लिख दें। तो अगर हमारे 2 पॉइंट पे 1 मार्क्स भी मिलता है तो हमारे 4 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। पॉइंट वाइज लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट बनाते हैं आंसर के। जैसे 5 कॉजेज लिख दिए, 5 उसके प्रिजम्पशंस लिख दिए, क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए उस तरीके से। लेकिन अगर हम पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो हम 2 पैराग्राफ में इसके आंसर को लिखेंगे। एक पैराग्राफ आधे पेज का और बाकी आधे पेज में, 1 पेज में आंसर लिखना है, 1 से ऊपर में जाना ही नहीं है हम। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या होता है। अब ये जो जू अथॉरिटी है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है,
लेकिन ये वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट के अंदर आता है। और जू अथॉरिटी जो है, इसका काम क्या होता है, जो जानवर या जो वहाँ पे वो होता है रेंगने वाले स्कल्पचर्स, ये सब जो जानवर वहाँ पे रखे गए हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको रिहेबिलिट करना और उनकी नस्ल को इम्प्रूव करना है, मतलब आगे उनकी जनसंख्या को बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन को बढ़ाना है उनकी। तो ये इनके मेन फंक्शन है जो अथॉरिटी है। अब इसका आंसर अगर आप फिर भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो आप गूगल पे ऐसी एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, वहाँ से थोड़ा सा इसका आइडिया ले लो। ये भी वही 2 पैराग्राफ में या 10 से 12 पॉइंट, हर का आंसर में यही करना है आपको। मैरीन पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन का मतलब है समुद्री प्रदूषण। अब जो हमारे ये समुद्री प्रदूषण है, मैरीन पोल्यूशन, इसके क्या रीज़न है, कॉजेज़ क्या है, और कॉजेज़ जब भी दोगे पोल्यूशन होने के तो उसके सजेशंस भी देने पड़ेंगे जिससे वो पोल्यूशन से बचा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलेंगी, कॉज प्लस सोल्यूशन। तो इसमें भी यही हो गया, मैरीन पोल्यूशन के बहुत सारे रीज़न हैं। समुद्री पोल्यूशन के सबसे बड़ा रीज़न तो क्या है, जो शिप्स जाते हैं उनमें से ऑयल वगैरह लीक हो जाता है तो उससे जो है मरीन पोल्यूशन होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टापू होते हैं अनऑथराइज, उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं। फिर वो जो पोल्यूशन वेस्ट होते हैं उनको, गार्बेज वेस्ट जो होते हैं उनको समुद्र में डालने लग जाते हैं, ये भी एक रीज़न है। फिर आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है इसको आपको एक्सप्लेन करें। देखो पब्लिक ट्रस्ट, क्या कह रहे हो, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इसके डॉक्ट्रिन क्या होंगे, इसके डॉक्ट्रिन यही है कि ये क्या क्या इसके कॉज वो हो सकता है, रिलीफ हो सकते हैं, किस लिए इसको बनाया जाता है पब्लिक ट्रस्ट को, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बाकी आप इसी चीज़ इसको लिख दोगे तो गूगल भी इसका आंसर बता देगा आपको। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, अब रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह इनके अंदर होती है, रेडिएशन जिसको कहते हैं, वो सब उसके अंदर कवर हो जाएगा आपका। तो इसमें आप थोड़ा सा न्यूक्लियर वॉर के बारे में लिख सकते हो कि कंट्री टू कंट्री जो न्यूक्लियर वॉर चल रही है ना, हर कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे पड़े हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन सेक्शन एक हो गए। 2024 का पेपर है, जो पेपर अच्छा आया था, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि टफ आया था, ये अच्छा पेपर आया था। फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट डे, आज के टाइम पर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है जरूरी है, वनों का सुरक्षित रखना आज की आवश्यकता है, इसको टिप्पणी करना। देखो अगर हमें फ्यूचर को बैलेंस करना है, अपनी आने वाली जनरेशन को इन्वायरमेंट इम्प्रूव क्वालिटी के अंदर देना है, तो हमें फॉरेस्ट जो है उसे कंजर्व करना पड़ेगा। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने का। ये आंसर जो है मेरे असाइनमेंट में भी है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2022, 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, जो हर बार आ रहा हो, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, ये लगभग आपको हर बार मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को स्पेशल ध्यान दे के तैयार कर लेना। और जो क्वेश्चन आप स्पेशल ध्यान दे के तैयार करते हो तो उसका तैयार करने का तरीका ये होता है कि आप उसके पॉइंट बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका मीनिंग 2-3 लाइन में आपने इसका मीनिंग बना लिया। फिर दूसरा पॉइंट इसका, इसके रीज़न क्या हैं, ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है, इसको किस अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कौन सी अथॉरिटी इसको लागू करती है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह से पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये 7वां जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन से प्रोविजंस हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि इस एनवायरनमेंट वाले असाइनमेंट में एक सीआरपीसी का सेक्शन है 143 और वो 133, वो अब बीएनएसएस के सेक्शन के हिसाब से आएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में। आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आपका आएगा वो बीएनएसएस के हिसाब से। तो 143 162 हो गया और 133 152 हो गया, ये 2 सेक्शन चेंज हुए। आप इसको जो गूगल पे भी डालोगे तो आ जाएगा सीआरपीसी बीएनएसएस। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप गूगल पे ऐसे लिखना, कंपैरिजन समरी ऑफ बीएनएसएस एंड सीआरपीसी, तो एक पीडीएफ आ जाएगी जिसमें एक साइड होंगे आपके सीआरपीसी के सेक्शन और एक साइड होंगे उसको जो चेंज हो गया बीएनएसएस बना उसके सेक्शन। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है ढूंढना। बाकी गूगल तो बहुत सारी चीज़ें दिखा देगा अगर आप सर्च करोगे,
तो आप यही लिख के सर्च करना, कंपैरिजन समरी BNSS एंड CRPC, या सिंपल लिख देना कंपैरिजन बिटवीन BNSS एंड CRPC। आपको एक कंपैरेटिव PDF आ जाएगी जिसमें एक साइड BNS का सेक्शन और एक साइड CRPC का। CRPC कौन सा सेक्शन किस में चेंज हुआ है ये क्लियर आपको देखने से पता लग जाएगा। तो जो असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है वो आपका अब BNSS के हिसाब से पूछेगा, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये सेक्शन बी का है। अब जब आप सेक्शन बी का आंसर लिखोगे तो आपको सेक्शन बी के आंसर में कितने पेजेस भरने हैं? कम से कम आपको 3, मैक्सिमम जो है आपको 4 पेज भरने होते हैं सेक्शन बी के आंसर में। व्हाट आर द स्पेशल पर्पस फॉर विच द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी? फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करें, फॉरेस्ट को बचाएं? क्या रीज़न है? देखो ये जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी प्रेजेंट डे, ये और ये क्वेश्चन आपको लगभग सेम से आंसर होगा। स्पेशल पर्पस फॉर विच द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी, ये आंसर दोनों सेम ही आएंगे लगभग, क्योंकि ये पूरा ही जो मतलब असाइनमेंट है या कोर्स जो है ये एनवायरनमेंट के ऊपर है, तो एक ही चीज़ रिपीट होंगी। आप जब आंसर भी लिखोगे ना एग्जाम में तो आपको ऐसा लगेगा आप एक ही चीज़ हर क्वेश्चन में बार बार लिखे जा रहे हो, लेकिन लिख लेना क्योंकि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल है वो एक ही चीज़ आएगी आपके हर क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये CRPC का था, अभी ये इसको चेंज करके बोल देगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हाउ फार दीज आर एबल टू अचीव द ऑब्जेक्ट, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट असाइनमेंट का है, 143 और 133 सेक्शन CRPC, वो आंसर यहाँ पे लिखना है हमें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी लगभग हर बार आता है CRPC वाला। हाउ फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 जो है ये कैसे सक्सेस करता है अपने ऑब्जेक्टिव को, इसका हमें डिस्कस करना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सबसे पहले कोई भी एक्ट लगोगे तो एक्ट की डेफिनेशन, सबसे पहले उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है उस एक्ट को लाने के पीछे, फिर उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका सक्सेस, उसका कितना सक्सेस रहा है वो एक्ट, वो सब आपको एक आंसर में लिख देना है। डिस्कस द कंपैरिजन एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब जो NGT है, NGT ये आपका 2008 में आया था जहाँ तक मुझे अभी रिमेंबर है, और NGT आपका इम्पोर्टेंट है। NGT के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, हर बार आ रहा है क्वेश्चन NGT के ऊपर। आपको क्या करना है कि 2022, 2023 और 2024 3 साल में जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं लगातार, वही क्वेश्चन हर 3 साल में पूछ लिया, 2 साल में पूछ लिया, उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, उसको कर लेना है और उसको अलग से तैयारी करना। जैसे अब ये PIL वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, CRPC वाला, वाइल्ड लाइफ वाला और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला। पब्लिक लिटिगेशन किस तरह से हेल्प करती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्कस करना है आपको विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। एक्सप्लेन करें पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसमें कौन कौन होता है, कितने अधिकारी होते हैं, कैसे उसका गठन किया जाता है, फिर इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है जिसकी सहायता से ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैंने वैसे इस क्लास की रिकॉर्डिंग तो की है, लेकिन ना थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो फ्रेंड्स, बहुत लेट ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं क्लास के अंदर। अब तो एग्ज़ाम है, वैसे भी टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने शुरू में वैसे ये बताया था, आपको वैसे रिकॉर्डिंग में आप सुन ही लोगे कि जो हम पेपर जैसे अटैम्प्ट करेंगे तो पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन C के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे प्रिंस। तो मैं आपके लिए एक बार सर एक बार फिर बता देना। हाँ फिर बता रहा हूँ, मैं आपको वैसे रिकॉर्डिंग भेजूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो, लेट ज्वाइन करते हैं तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ओके सर कि हम पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो एनवायरमेंटल लॉ का जो हमारा कल है पेपर, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा पेपर हम रीड कर लेंगे जैसे क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा। उसके बाद हम अपना माइंड मेकअप करेंगे सेक्शन C के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लो यही पेपर 2025 का हो और C सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन मिले 9, 10, 11, 12, 13। अब आप देखोगे तो लगभग असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो आपने बेस्ट तैयार किया, देखो असाइनमेंट में तो 17-18 क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने में डिफिकल्टी होगी,
उसमें से अपने फेवरेट आप 6-7 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो आज रात को आप पढ़ के तैयार कर लोगे इजीली। उन्हीं 5 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आराम से फंसेंगे सेक्शन सी के अंदर। और इसका तरीका यही है कि 2022, 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जो 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, उसको ज़रूर तैयार कर लो। और जो 22 और 23 में आया है, 24 में नहीं आया तो वो अब हो सकता है आ जाए। जो 23-24 में आया है 2 बार आया है वो, तो 2 बार 3 बार जो क्वेश्चन आए हैं उनको ज़रूर तैयार करना है। तो मान लो यही पेपर आया है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका जो CRPC का है, यानी कि BNSS का। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका NGT का। पांचवा क्वेश्चन हो गया चौथा क्वेश्चन हो गया आपका PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। और पांचवा क्वेश्चन हो गया सेक्शन सी का आपका ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अब ये लगभग सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही थे 2024 के अंदर। अब इसमें से हमें बेस्ट 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसका आंसर हम अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो लिखने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखोगे तो प्रोविज़न जो CRPC वाला क्वेश्चन है वो अच्छी तरह आप लिख सकते हो, क्योंकि वो नोट्स में 2 बार दिया है मैंने और दोनों बार अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेन किए हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन आप लिख सकते हो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिख सकते हो, NGT आप लिख सकते हो और PI। ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरह आप लिख पाओगे, क्योंकि इन चारों क्वेश्चन के अंदर कोई टेक्निकल चीज़ नहीं पूछी गई, जनरल थ्योरी की तरह पूछा गया है। तो 4 में से जो भी बेस्ट 3 आपको अच्छी तरह आते हैं उसको सिलेक्ट कर लो। हमेशा क्वेश्चन जब सेक्शन सी का शुरू करोगे पहला क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मान लो कि आपको 9, 11 और 13 ये 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये 3 क्वेश्चन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वेश्चन का आंसर आता है वो 13 का आता है। तो अब आप ये सोचना कि यार सेक्शन सी से मैं शुरू कर रहा हूँ और पहले मैंने 9 भी करना है, मैंने 12, मैंने 11 भी करना है, मैंने 13 भी करना है। तो मैं सीरियल ऑर्डर में कर लेता हूँ ताकि मुझे 13 बेस्ट आता है तो मैं बाद में लिख लूँगा, वरना एग्जामिनर कहेगा कि सी से शुरू किया वो भी उल्टा शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा पहला क्वेश्चन वो रखो जो आपको बेस्ट आता हो, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा रहे एग्जामिनर के ऊपर। क्योंकि एक बार अगर फ्लो चलता है एग्जामिनर का टिक करने का तो वो टिक 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 करता रहता है, और एक बार अगर उसकी नज़र अटक जाती है किसी गलत चीज़ पर तो वो आपके पूरे पेपर में कमियां ढूंढ देता है। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि पहले 2 क्वेश्चन हमेशा वो अटैम्प्ट करने हैं जो हमें बेस्ट आते हो, जो हमें अच्छे आते हो, लेकिन एक ही सेक्शन के करने होंगे। ये नहीं है एक बी का कर लिया एक सी का कर लिया, ऐसे नहीं, एक ही सेक्शन के करने। इसके अलावा जब भी हम कोई भी सेक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस सेक्शन को डालेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल हमने 11 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो हम सबसे पहले आंसर शीट में लिखेंगे सेक्शन सी, फिर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11, मतलब पूरा वर्ड में लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11, बीच में लिख देंगे। फिर हम नीचे से उसका आंसर शुरू कर दें। क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत से बच्चे क्वेश्चन भी उतारते हैं, क्वेश्चन उतारने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। दोनों साइड मार्जिन बनाना आप आंसर शीट में, लेफ्ट साइड भी मार्जिन, राइट साइड भी मार्जिन। लेफ्ट साइड का मार्जिन स्टूडेंट्स के लिए होता है और राइट साइड, आवाज़ आ रही होगी बेटा सर मेरी तरफ, राइट साइड का मार्जिन एग्जामिनर के लिए होता है और लेफ्ट साइड का मार्जिन जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए, और सॉरी हाँ, लेफ्ट साइड का स्टूडेंट के लिए और राइट साइड का एग्जामिनर के लिए मार्जिन छोड़ना होता है आंसर शीट में, ताकि एग्जामिनर को कुछ मार्क्स लिखने हो कुछ देने हो तो वो राइट साइड के मार्जिन पर लिख सके। तो ये आपको कर लेना है। फिर आपको इसके बाद क्या करना, मान लो सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपने, अटैम्प्ट कर लिए, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेक्शन बी अटैम्प्ट करना है या सेक्शन ए अटैम्प्ट करना है। तो सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों ही 20-20 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स का सेक्शन बी है, 20 मार्क्स का सेक्शन ए है। तो हम सेक्शन ए अटैम्प्ट करेंगे पहले 20 मार्क्स का। अब सेक्शन ए की तैयारी कैसे करेंगे, हमारे पास 2022, 2023 और 2024 और थोड़ा समय बच जाए 2021 भी, 4 साल के क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आए उनको तैयार कर लो। मेरी ये गारंटी है कि 5 में से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे आपको जो ये कर रहे। अब ये आंसर ऐसे होंगे, जो क्वेश्चन ये पूछता है सेक्शन ए में वो जर्नली जो है ना आपको असाइनमेंट में कभी भी नहीं मिलेंगे, या मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएंगे कुछ नहीं मिलेंगे। तो आप इनको गूगल सर्च करके अपने माइंड में एक माइंड मेकअप करके जाओ, मतलब एक मेमोराइज करके जाओ कि इसका ये आंसर है, और आंसर वो लिख देना। अब लिखेंगे कैसे सेक्शन ए का आंसर, तो सेक्शन ए का आंसर लिखने का तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, या तो 2 पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे सेक्शन ए का, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, लेकिन लिखेंगे एक ही पेज का आंसर। सेक्शन ए का आंसर केवल 1 पेज का लिखना है, तो पैराग्राफ 1 आधे पेज, पैराग्राफ 2
आधा पेज, पूरा पेज हो गया। या फिर अगर हम पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे तो हम पॉइंट्स में आंसर लिख देंगे, और हम कम से कम 10-11 पॉइंट बनाएंगे, उसके 10-11 लाइन में पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके। क्योंकि एग्जामिनर जब हमारे चेक करेगा, अगर पॉइंट में आंसर होगा, आधे भी पॉइंट हमारे सही हुए, तो हमें 4 में से 2, 3 इतने दे देगा, आराम से दे देगा। 2 तो आपको गारंटेड दे देगा। पैराग्राफ में लिखोगे तो भी 2 दे ही देगा, एक पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में 2 मार्क्स तो आपको मिल ही गए। तो ये आपको 10 के आसपास स्कोर करना है सेक्शन ए में से, 10-12, 10-12 इतना स्कोर करना है। फिर आप आ जाओ सेक्शन बी के अंदर लास्ट में। तो सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। जो बेस्ट आपको 2 आते हो वो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन सेम ही है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी, और क्वेश्चन नंबर 8 स्पेशल पर्पस फॉर विच प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। लगभग एक जैसे ही आंसर आएगा दोनों में, बहुत कम अंतर है दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो दो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। तो इसके आंसर कितने पेज का होगा? इसका आंसर कम से कम रहेगा आपका 4 पेज का, 3 पेज का, मैक्सिमम 4 पेज का। सेक्शन सी में आपको आंसर लिखना है 5 पेज का, ठीक है, 4 से 5 पेज का आंसर, 3 से 4 पेज का आंसर, ऐसे लिखना है। तो ये हमारा 2024 का पेपर हो गया। इसके बाद मैं फिर अगला निकालता हूँ ये पेपर, जो हमारा 2023 का पेपर होगा, एनवायरनमेंट लॉ का। ये सारे पेपर आपको CCSE जो स्टडी वेबसाइट है वहाँ मिल जाते हैं, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, पेपर को देख सकते हो। ये 2023 का पेपर है आपका। 2023 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? तो एसिड रेन आपको पता है क्या होता है? जब केमिकल जो होता है वो बादलों में होता है, और जब पहली बारिश जो होती है तो वो केमिकल ऊपर तैर रहा होता है, तो वो केमिकल बारिश से नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज हो जाती है। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए। तो इसलिए कहते थे कि पहली बारिश में नहाने से एसिड रेन का खतरा रहता है। फिर है डिफाइन द रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। सेंचुरीज होते हैं वाइल्ड, है ना, जैसे आपका बर्ड सेंचुरीज होती हैं, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें आती है रिजर्व फॉरेस्ट में। ये क्यों, किस लिए, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड की क्या ड्यूटीज़ हैं? डिफाइन करें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है ये बताना है आपको। प्रिकॉशंस वही है जो आप किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए लेंगे। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्ट के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या है वो लिखना पड़ेगा आपको। अब ये हो गया सेक्शन ए। फिर आ गया सेक्शन बी, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन से प्रोविजंस हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं? तो इसमें कई आर्टिकल्स हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। राइट अ नोट ऑन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है? ये जो था ये शॉर्ट नोट में आया गया, जो सेक्शन ए में आ गया था 2024 में, उससे पहले ये 23 में बी सेक्शन में आया है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के मेन सोर्सेज क्या क्या हैं? ये 2023 का पेपर हुआ। फिर आ गया सेक्शन सी, डिस्कस द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये वही PIL है जो 24 में भी आया, 23 में भी आया। पावर एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये NGT का एक क्वेश्चन वहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया है, 23 में भी है, 24 में भी NGT। फिर आ गया आपका ये व्हाट आर द ऑफेंसेस अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, थोड़ा सा अलग है। ऐसे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, किसका? एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट को कैसे आप डेवलप करेंगे। डिस्कस द पावर फंक्शंस ऑफ स्टेट वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था उसका एयर का, और यहाँ पर पूछा वाटर का। तो ये क्वेश्चन लगभग सेम ही रहेगा। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के लिए जो बॉडी बनती है, जो बोर्ड बनता है, वो लगभग सेम ही तरह से बनता है। उसमें सेम ही तरह के मेंबर्स होते हैं, उसमें चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स होते हैं, उसमें भी सेम होता है। तो इसमें PIL का क्वेश्चन एज इट इज सेम रिपीट हुआ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था ये NGT का, ये लगभग सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुए 23-24 के अंदर। तो ये 2023 का पेपर है। आपको 2023, 2022 और 2024 के पेपर के सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आए वो कर देना, और टाइम मिल जाए तो सेक्शन और 2021 का ही पेपर कर लेना। ये 23 हो गया। इसके अलावा है आपका 2022 एनवायरमेंटल लॉ।
ये हमारा 2022 का एनवायरमेंटल लॉ का पेपर है जो जून में हुए थे एग्ज़ाम। डिफाइन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन 2024 में रिपीट हुआ और यहाँ भी आया। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम जो कारतूस बॉम्ब ये सब जो यूज़ करते हैं, अब ये यूज़ करने के बाद वेस्ट होता है इनका, तो इनको ना डिस्पोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इनके जो कार्बन ट्रेसेस होते हैं वो बच जाते हैं, इसमें ये आएगा। वैसे इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो और डिटेल में आपको पता लग जाएगा इसका। इन्वायरमेंट लेबोरेटरीज, ये लेबोरेटरीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा कितना डिग्रेडेशन हो गया एनवायरनमेंट का, नुकसान कितना हो गया इसको। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब जो होते हैं ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। सेक्शन ए हो गया। फिर सेक्शन बी है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ भी आया था सेक्शन बी में, और 24 में भी सेक्शन बी में ही आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि 2 बार रिपीट है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है ये 133 CRPC। ये क्वेश्चन वहाँ भी है, वहाँ सेक्शन सी में पूछा गया है, यहाँ पे सेक्शन बी में पूछा। देखो सी और बी में लगभग एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 133 152 हो गया। आपकी बार पूछेगा आपसे एग्जाम में तो BNSS पूछेगा 150, तो ये ध्यान रखना कि 152 हो गया है CRPC। डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरिया एज अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अगर हम बोलें तो क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों बनाए जाते हैं, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट ही किसी न किसी ब्रीड को डेवलप करने के लिए, रिजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, इसलिए ये नेशनल फॉरेस्ट होते हैं। सेक्शन सी जो है वो है आपका एक्सप्लेन द वेरियस पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स क्या हैं, प्रोविजंस जो कंट्रोल करते हैं अबेटमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन। ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं ये पूछ रहा है आपको। फिर डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उसमें भी आया है क्वेश्चन 24 में, और यहाँ भी है 22 में। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाटर। देखो वाटर वाला 22-23 दोनों में आया है। फिर डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। एनवायरनमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है क्वेश्चन है जरूर, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको अगर सारी कुछ हो जाए तब इसको कर लेना, अदरवाइज के चक्कर में मत पड़ना। डिफाइन द हजार्डियस सब्सटेंसेस, व्हाट आर द प्रिकॉशन टेकन बिफोर हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंसेस। वो ऐसे सब्सटेंसेस जो नुकसानदेह होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को। इसके साथ चॉइस भी है 14, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कमेंट, इंडिया वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री जिसने इन्वायरमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया, मतलब इन्वायरमेंट का भी एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, उसको कहाँ पे शामिल कर लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। अब तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन वही है, अलग तरीके से पूछ लिया है। 2022 का पेपर हो गया है, अब 2021 का पेपर मिलेगा नहीं क्योंकि 21 में पेपर नहीं हुए थे कोरोना की वजह से, और 20 में भी पेपर नहीं हुए थे। दोनों साल ये जो मई जून वाले पेपर हैं ये कैंसिल हुए थे, तो आपको सीधा मिलेगा 19 का पेपर। और 19 से पहले का पेपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ओल्ड कोर्स है। 19 में हमारा कोर्स चेंज हुआ था, तो 19 से पहले के आपको एनवायरनमेंट लॉ के पेपर तो मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा पुराना है, लगभग सेम ही है, फिर भी इतना ज़्यादा चेंज हुआ नहीं था। 2019 का जो पहला क्वेश्चन है वही एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। अब ये देखो एनवायरनमेंट डेफिनेशन कई बार आ गया, तो ये यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड जो बनाया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। मेरीन पोल्यूशन, ये 2024 में यही क्वेश्चन आया है, मेरीन पोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द एसिड रेन, ये भी हमने पढ़ा था, 2023 का पहला क्वेश्चन था ये, एसिड रेन। 133 CRPC, ये अभी पीछे हमने पढ़ा 2022 में, इसी की तरह क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका छठा क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, ये वही प्रोविजन है, प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन 23 में भी था, ये क्वेश्चन 24 में भी था, ये क्वेश्चन 19 में भी है, और ये क्वेश्चन 22 में भी था। प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इज अ नेसेसरी। ओजोन लेयर का जो क्वेश्चन था वो ओजोन डिप्लीशन कर उधर आया था 2024 में सेक्शन ए में, यहाँ सेक्शन बी में पूछ रहा है इसको।
अब व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जो था ये चारों साल है, 24 में भी है, 23 में भी है, 22 में भी है और आपका 19 में भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। PIL आपसे कहीं भी किसी भी सेक्शन में पूछ सकता है, तो इसको करके जाना। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986 अभी आया था, ये आपका जो 22 का पेपर था उसके अंदर। Principle of absolute liability given by the Supreme Court of India is how much successful in environmental law? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का एक प्रोविजन ऐड किया है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी कि जो जितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा उतनी भरपाई उसको करनी पड़ेगी, मतलब उतना खर्चा करना पड़ेगा उसको एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कह सकते हैं इसको। Analyze the concept of environmental impact assessment as legislatively incorporated and judicially applied to control the hazardous waste। ये hazardous waste का क्वेश्चन हमने 2023 में देखा था, 2023 में यही क्वेश्चन था। ऐसे कौन से जो वेस्ट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को, जिसको हम ओपन वो नहीं कर सकते, ओपन डिस्पोज नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। हाउ डज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हेल्प टू मेंटेन एनवायरनमेंट बैलेंस, कैसे एनवायरनमेंट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर आपका है पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ सेंचुरी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ये पूछ लिया कैसे डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट किसी भी एरिया को प्रोटेक्शन, और जैसे सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे अनाउंस कर सकती है। डिस्कस द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सुपरसेट द स्टेट बोर्ड अंडर एयर प्रिवेंशन, वही कभी एयर पोल्यूशन है तो कभी वाटर पोल्यूशन है, तो एयर और वाटर दोनों ही आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये आपका मैंने तीनों चारों पेपर डिस्कस कर दिए। ये तीनों चारों पेपर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, इन्हीं पे फोकस करके रात में आप अपने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो आपको आज ही रात को तैयार करने में, 5 या 6 कम सिलेक्ट करो, लेकिन अच्छे तैयारी कर लो। ये नहीं है कि सारा असाइनमेंट बैठ के रात को पढ़ने लो और सुबह तक आधा याद रहेगा आधा भूल जाओगे। अब तक जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। कल आपका पहली शिफ्ट में पेपर है या सेकंड शिफ्ट में पेपर है? सेकंड में है सर। सेकंड शिफ्ट में है, तो आपको थोड़ा टाइम सुबह ही मिल सकता है पढ़ने के लिए, 1 आध घंटे, ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि सेंटर दूर ही रहता है ज़्यादा लगभग बच्चों का। तो आप क्या करो, अभी रात में मेरे कहने से इन पेपर्स के अंदर से अपने फेवरेट 4 या 5 क्वेश्चन निकाल लो, केवल उन 4-5 क्वेश्चन को ही पढ़ के तैयार करो। आप तैयार कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने असाइनमेंट में 6 पेज का आंसर देख लिया, उतना बड़ा आंसर याद करना बहुत मुश्किल काम है। हमने क्या करना है, हमने उन 6 पेजेस के अंदर से आंसर में से हमने सिर्फ 12 पॉइंट निकालने हैं। एक आंसर में केवल 12 पॉइंट निकालने हैं जो मेन पॉइंट है, जिसको हम आगे पैराग्राफ में डेवलप कर लेंगे एग्ज़ाम में, और उन 6 हेडिंग को हम यूज़ भी करेंगे ब्लैक पेन से लिखकर आंसर में। तो हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं पहली बार, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं अब रात को, उन्हीं क्वेश्चन को तैयार करना अच्छी तरीके से, और सेक्शन ए ज़रूर करना है। सेक्शन ए कैसे करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन आए 23 में, 24 में, 22 में और 19 में, उन क्वेश्चन के हम आंसर गूगल कर लेंगे, गूगल करके उसको मतलब गूगल करके फ़ोन में किस तरह से सेव कर लेंगे, या तो फ़ोन में PDF बना के सेव कर लो उनके आंसर्स के, और सुबह जब आप एग्ज़ाम सेंटर तक जाओगे तब आप उस सेक्शन ए को रिवाइज़ करते चले जाओगे, तो वो सेक्शन ए आपका रास्ते में ही तैयार हो जाएगा। मतलब ये तीनों साल के मिला के क्वेश्चन, चारों साल के मिला के क्वेश्चन बनेंगे कोई आपके 7-8 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी रिपीटेड टॉपिक ही मिलेंगे। उसमें से आपको इतना हेल्प हो जाएगी कि एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा आपका सेक्शन ए का। तो आप उसको सुबह पढ़ोगे जब ट्रैवल करोगे, तब जब सेंटर तक जा रहे होगे, क्योंकि सेंटर तक जाने में मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता होगा, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है। उतना टाइम बहुत है उन 7-8 क्वेश्चंस करने के लिए। अभी आप रात को बैठ के यही काम करो जो मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन अपने मनपसंद सेलेक्ट कर लो, जो जैसे PIL बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और आपका CRPC का 143 और 133 उसका सेक्शन अब बदल गया है, तो बदले हुए सेक्शन के हिसाब से आपको याद रखना है इसको, ठीक है। इस तरह का एक PDF आपको मिलेगा गूगल पर, जैसे मैंने ये PDF आपको खोला है। इस PDF में क्या लिखा है, कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल किसकी है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब इसमें जो सेक्शन था हमारा, जो कि CRPC आपका राइट साइड में, BNSS आपका लेफ्ट साइड में, तो हमने क्या देखना है 143 अभी चेंज हो गया, क्या बन गया है
तो ये आ गया आपका 143, ये आ गया आपका 143, चेंज होके बन गया 162। तो अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 162 का BNSS पूछेगा, लेकिन आंसर सेम ही लिखना है, सेम ही है, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस वर एडेड, इसमें एक चीज़ और जोड़ दी है, मजिस्ट्रेट के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को भी पावर दे दी है, वो भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है। फिर एक सेक्शन था आपका 133, तो 133 चेंज होकर क्या बन गया है, इसकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 133 बन गया 152। तो आप क्वेश्चन बन गया ये 162 और 152। एक तो ये कर लेना, एक PIL वाला क्वेश्चन कर लेना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक वो कर लेना जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरनमेंट के। ये 3 क्वेश्चन तो मेरी तरफ से हो गए, बाकी 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से आप सिलेक्ट कर लेना कोई भी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कोई एक भी तैयार कर लोगे तो वो सेम ही है, एयर वाटर में ज़्यादा फर्क नहीं, बस नाम ही चेंज करना होता है, एयर और वाटर। तो कोई भी 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करो और रात को बैठ के उनके 12-12 पॉइंट बनाओ, 12 पॉइंट याद करने हैं आपको, कोई पूरा आंसर रटना नहीं। इतनी तो आपको 6 सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर में आप आ गए, तो 5 सेमेस्टर दे देते, आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो गई कि अगर आपको हिंट मिल जाए तो आप पैराग्राफ में इसको चेंज कर दोगे। तो जो 5 या 10 जो पॉइंट आप याद करोगे, 10-12, और हर पॉइंट के आपको 3 से 4 लाइन की बस एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो तुरंत आपके एग्ज़ाम में 4 पेज भर जाएंगे, 4 सीटें भर जाएंगी उतने में, ठीक है। और जितने भी पॉइंट हैं उनको ब्लैक पेन से हाईलाइट भी करना है एग्ज़ाम में। ब्लैक और ब्लू केवल 2 ही कलर अलाउड है एग्ज़ाम में, इसके अलावा किसी कलर के पेन का अलाउड नहीं है। कोई और अब आपके डाउट हैं, आपको कुछ पूछना हो तो? सर ये वीडियो भेज देना एक बार ग्रुप में। हाँ, ये वीडियो तो मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा आपको। ओके। किसी का और कोई डाउट? नहीं सर।